हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है वो पर्वत निर्माण के सिद्धांत से संबंधित है कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इस पर संबंधित है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को सबसे पहले 1967 में, ठीक है, 1967 में मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन प्लेटों के आंकड़ों के अभाव की वजह से इनका जो सिद्धांत था उनको मान्यता नहीं मिल पाई, क्योंकि मॉर्गन ने क्या किया कि 1967 में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत तो दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि प्लेटें कितनी हैं धरातल पर, धरातल के नीचे कितनी प्लेटें हैं। इनके प्लेटों के आंकड़ों में अभाव था, इस वजह से इनकी जो मान्यता थी वो इनके सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली। उसके बाद देखिए प्लेट टेक्टोनिक, ये प्लेट विवर्तनिक को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। उसके बाद फिर 1968 में ली पिचॉन ने सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो प्लेट विवर्तनिक को इंग्लिश में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो प्लेट और दूसरा टेक्टोनिक, जिसमें प्लेट का अर्थ होता है दृढ़ भूखंड और टेक्टोनिक का अर्थ होता है विवर्तनिक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, अब देखिए दृढ़ भू और इस प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने 1955 में किया था। ठीक है, प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो टूजो विल्सन ने 1955 में किया था सबसे पहले। तो विल्सन के अनुसार प्लेट स्थलमंडल का वह दृढ़ एवं कठोर भाग है जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। ठीक है, विल्सन ने क्या बताया कि प्लेट क्या है, एक ऐसा स्थल मंडल है, प्लेट जो है वो स्थल मंडल का ऐसा दृढ़ और कठोर भाग है जिसकी मोटाई क्या है, जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो क्रस्ट या फिर भूपर्पटी और मेंटल की ऊपरी परत से हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा क्रस्ट हो गया, ठीक है, और मेंटल की ऊपरी परत, तो ये हो गया मेंटल का ऊपरी परत, तो ये पूरा मिलाकर क्या हो गया, ये पूरा हो गया प्लेट। ठीक है, और फिर इसके नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेंटल मिलेगा। ठीक है, तो ये निचला मेंटल नहीं, ऊपरी मेंटल और पूरा क्रस्ट, यानी कि भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल को मिलाकर क्या बनता है, प्लेट बनता है, जिसकी मोटाई कितनी होती है, 100 किलोमीटर होती है। ये किसने बताया, तो टूजो विल्सन ने बताया था, जिन्होंने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था 1955 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर भूपर्पटी है, ठीक है, और ये ऊपरी मेंटल है, ये दोनों मिलाकर क्या बन गया, प्लेट बन गया, और ये हो गया स्थल मंडल, और ये निचला मेंटल हो गया। ठीक है, निचले मंडल को क्या कहते हैं, स्थेनोमंडल कहते हैं, और ये जो हमारा भूपर्पटी इसको क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। स्थेनोमंडल अभी आएगा आपका। ठीक है, तो स्थेनोमंडल किसे कहते हैं, ये जो निचला मेंटल होता है उसे स्थेनोमंडल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्थल मंडल और स्थेनोमंडल क्या होता है, तो स्थल मंडल क्या होता है कि पृथ्वी का बाह्य भाग होता है, ठीक है, या फिर भूपटल और ऊपरी मेंटल के द्वारा जो निर्मित भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यानी कि आप स्थल मंडल कहिए या फिर आप प्लेट कहिए, दोनों सेम होता है, दोनों एक ही चीज होते हैं, प्लेट भी वही होता है और स्थल मंडल भी वही चीज होता है। इसकी औसत गहराई जो है या फिर औसत मोटाई बोलिए तो 100 किलोमीटर है। ठीक है, और ये कैसा होता है, कठोर होता है और कहीं भंगुर होता है। और ये किस चीज, इसमें क्या विद्यमान होते हैं, तो सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तत्व जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं। इसका घनत्व कितना है, तो 2.7 से 3 तक इसका घनत्व होता है। स्थेनोमंडल क्या है, तो स्थेनोमंडल जो होता है वो स्थल मंडल के ठीक नीचे के भाग को स्थेनोमंडल कहते हैं। इसकी औसत मोटाई होती है 250 किलोमीटर और इसका घनत्व कितना होता है, 3.4। और ये इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ निचला मेंटल ही सम्मिलित होता है। जैसे कि स्थल मंडल में क्या है कि भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल को मिलाकर क्या बना, स्थल मंडल या फिर प्लेट बना है। लेकिन स्थेनोमंडल में क्या है, सिर्फ निचला मेंटल ही, सिर्फ निचले मेंटल को ही क्या कहते हैं, स्थेनोमंडल ही कहते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी जान सकते हैं कि निचला मेंटल को क्या कहते हैं, स्थेनोमंडल कहते हैं। तप्त एवं आंशिक रूप से तरल होने के कारण लचीला होता है। ये क्या, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो उस वजह से क्या होता है, आंशिक रूप से ये तरल और लचीला होता है। तरल मैग्मा की संवहनिक धाराएं चलती, यहाँ क्या संवहनिक धाराएं चलती है। संवहनिक धाराएं, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि संवहनिक धाराएं क्या होती है, जो उष्मा का
एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करती है, उन्हें क्या कहते हैं? संवहनिक धाराएं या संवहनिक तरंगे। ठीक है, तो तरल मैग्मा, अब मैग्मा है वहां तो ऊष्मा तो होगी, तो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी तो करना होगा। तो जो तरंगे ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है, या जो धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती हैं ऊर्जा को या ऊष्मा को, उसे हम क्या कहते हैं? संवहनिक धाराएं। ठीक है, तो तरल मैग्मा की जो होती है, ये स्थलमंडल में तरल मैग्मा की संवहनिक धाराएं चलती है। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के लिए आधार प्रदान करती है। ठीक है, स्थलमंडलीय जो प्लेटें होती है वो गति किस प्रकार से करेगी, इसका आधार कौन प्रदान करता है? तो स्थैनोमंडल प्रदान करता है। कैसे? कि देखिए इसमें क्या चलती है? संवहनिक धाराएं चलती है, और इन्हीं संवहनिक धाराओं के कारण प्लेटें गति करती हैं। अब देखिए प्लेटों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विभिन्न प्लेटें विभिन्न दिशाओं में अलग अलग गति करती है। जैसे जितनी भी तरह की प्लेटें हैं तो वो अलग अलग दिशाओं में गति करती हैं। प्लेटों के साथ महाद्वीप तथा महासागरीय तली भी विस्थापित हो जाती है। जैसे प्लेट विस्थापित होते हैं ना, तो उनके साथ महाद्वीपीय या फिर महासागरीय तल जो होता है वो भी विस्थापित होता है, अपनी जगह से किसी और जगह पर चला जाता है या फिर आगे गति करता है। तो इसका चाल जो होता है वो कितना होता है? तो 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच होता है प्रतिवर्ष। इसकी गति कितनी होती है? तो प्रतिवर्ष ये कितनी गति करती है? तो 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच इसकी गति होती है प्रतिवर्ष। ये किसने कहा था? तो ली पिचॉन ने कहा था। और ध्रुवों पर इसकी शून्य गति होती है, यानी कि ध्रुवों पर ये गति नहीं करती। अधिकतम गति इसकी कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है? तो 100 से 200 किलोमीटर तक अलग अलग होती है। ठीक है, किसी की ज्यादा मोटी, कोई प्लेट जो है वो ज्यादा मोटी होती है, कोई प्लेट कम मोटी होती है। समुद्रों के नीचे जो प्लेटें होती है वो पतली होती है, और महाद्वीपों के नीचे ये प्लेटें जो होती है मोटी होती है। अब देखिए आप 100 किलोमीटर कहाँ पाया जाएगा? तो समुद्रों के नीचे, और महाद्वीपों के नीचे कितना पाया जाएगा? तो 200 किलोमीटर तक। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये स्थलमंडल हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये समुद्री भाग आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया भूपर्पटी, उसके बाद ये हो गया मेंटल। यही है ना हमारा प्लेट, यही है ना भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल, यही दोनों मिलाकर के ना हमारा प्लेट। अब देखिए यहाँ पर समुद्र आ गया। ठीक है, तो इसकी मोटाई यहाँ से यहाँ तक इतनी होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए इसकी मोटाई ज्यादा है, जबकि यहाँ पर अगर समुद्र आ गया है तो देखिए यहाँ पर इसकी मोटाई क्या हो गई? कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समुद्रों के नीचे जो प्लेट की मोटाई होती है वो कम होती है, और महाद्वीपों के नीचे प्लेट की मोटाई ज्यादा होती है। सभी प्लेटें दृढ़ एवं कठोर होती है। प्लेटों की गति का कारण संवहनिक धाराएं हैं। मैंने संवहनिक धाराओं के कारण ही क्या होती है कि प्लेटें गति करती है। आरोही धाराएं, प्लेटें एक दूसरे से अलग हट जाती है, तनाव उत्पन्न होता है। जब आरोही धाराएं चलती हैं तो क्या होता है कि प्लेटें एक दूसरे से अलग हट जाती हैं, और जब अवरोही धाराएं चलती हैं तो दो प्लेटें आपस में सिकुड़ जाती है। देखिए जब इस प्रकार से धाराएं चलती हैं, जब धाराएं इस प्रकार से चलती हैं तो इन्हें कहते हैं हम आरोही धाराएं। ठीक है, ये हो गई आपकी आरोही धाराएं, ये हो गई आपकी आरोही धाराएं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये दोनों एक दूसरे से दूर हट रही। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्लेटों के बीच में दबाव पैदा होगा। ठीक है, दबाव उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा, दबाव नहीं तनाव उत्पन्न होगा, और ये दोनों जो है एक दूसरे से हटेंगी। दूसरी क्या होती है कि ये इस प्रकार से जब गति करती है, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम अवरोही धाराएं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? दोनों के बीच में संकुचन होता है और प्लेटें सिकुड़ती है और एक दूसरे के नजदीक आती हैं। ठीक है, तो जब आरोही धाराएं चलती हैं तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, उनके बीच में तनाव उत्पन्न होता है, और जब अवरोही धाराएं चलती है तो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आ जाती है। तो प्लेटों की आकृति में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि जितनी भी प्लेटें होती हैं उनकी आकृति अलग अलग होती है। अब देखिए प्लेटों के किनारे क्या होते हैं। तो इनका किनारा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक अपसारी किनारा, दूसरा अभिसारी किनारा, और तीसरा होता है रूपांतरण भ्रंश या संरक्षी किनारा। ठीक है, अपसारी किनारा को रचनात्मक किनारा भी कहते हैं, अभिसारी किनारा को विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं, और रूपांतर भ्रंश को संरक्षी किनारा भी कहते हैं। अभी अभिसारी किनारा
जो होता है ये तीन तरह का होता है। दो सागरीय प्लेटें होती है, एक सागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट होती है, और तीसरा होता है दो महाद्वीपीय प्लेट। देखिए जो अपसारी रचनात्मक किनारा होता है, तो जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। ठीक है कि ये अपसारित हो रही हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, ठीक है, ये बी प्लेट इस साइड गति कर रही है और ए प्लेट जो है इस साइड गति कर रही, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत गति कर रही, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये अपसरित हो रही है, और हम इसे क्या कहते हैं, ये अपसारी या फिर रचनात्मक किनारा है। इसे फैलता किनारा भी कहते हैं। इस अपसारी किनारा या रचनात्मक किनारा को और एक किस नाम से जाना जाता है, तो फैलता किनारा भी कहते हैं। इससे क्या होता है, एक नया स्थल मंडल बनता है। समुद्र तल के फैलाव का स्थल है ये। संवहनिक धाराओं की वजह से के कारण परिणाम स्वरूप अपसारी सीमा के सहारे दो प्लेटें विपरीत दिशा में क्रियाशील रहती। संवहनिक धाराएं जो होती है ये इस प्रकार से कुछ गति करती है। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से जो प्लेटें होती है वो गति करती हैं, और इस दरार में मैग्मा भर जाता है। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही, तो दोनों के बीच में तनाव आ रहा, दोनों एक दूसरे से हट रही हैं, दूर हट रही, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो खाली स्थान बचा। अब खाली स्थान बचा तो प्लेटों के नीचे क्या है, मैग्मा है, तो अब इस खाली स्थान में क्या भरेगा, मैग्मा भरेगा। तो मैग्मा जो होता है वो धीरे धीरे किसका रूप धारण कर लेता, तो ठोस का रूप धारण कर लेता और एक नए भूपटल का निर्माण करता है। दूसरा आता है हमारा अभिसारी किनारा या फिर विनाशात्मक किनारा। तो दो प्लेटें जब एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, एक दूसरे के सामने आती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किनारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये एक दूसरे से टकराएंगी, तो टकराने के बाद क्या होता है कि कोई भी जो दो चीजें जब आपस में दोनों की टक्कर होती है तो वहां पर क्या होता है, विनाश होता है। ठीक है, तो जब दो प्लेटें भी आपस में टकराएंगी तो वहां पर क्या होगा, विनाश होगा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, विनाशात्मक किनारा कहते हैं। तो देखिए दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। इसमें अभिसारी किनारा बनने की तीन स्थितियां होती है। तो दो सागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, या तो दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती है, या फिर एक सागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती है। देखिए दो महासागरीय प्लेट क्या होती है, तो दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती है, तो तेज चाल वाली प्लेट के अगले किनारे की नीचे चली जाती। जो तेज चाल वाली जो प्लेट होती है वो दूसरी जो धीमी चाल वाली जो प्लेट होती है उसके नीचे चली जाती है। सागरीय स्थलमंडल खत्म हो जाता है। कुछ गहराई में जाकर नीचे गई प्लेट अधिक तापमान की वजह से पिघलने लगती है। अभिसारी सीमा के कुछ दूर ज्वालामुखी के रूप में निकल पड़ती है। इससे द्वीपीय चाप बनते हैं, जैसे हवाई, आयरलैंड, ये सब क्या है, द्वीपीय चाप के उदाहरण है। इससे महासागरीय खाइयां भी बनती है। देखिए जब ये हो गया, ये दो महासागरीय प्लेटें, ठीक है, ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, ये जब एक दूसरे की ओर बढ़ती है, जो तेज गति वाली प्लेट, ठीक है, ये मानते हैं ये ए प्लेट जो है वो तेज गति की और बी प्लेट जो है वो धीमी गति की है। तो ए प्लेट क्या होगी कि बी प्लेट के नीचे चली जाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जब यहाँ पर नीचे गया तो इसका कुछ भाग नीचे तो मैग्मा है, ठीक है, तापमान भी उच्च है, तो यहाँ पर अब ये क्या होगा, ये पिघलना शुरू होगा। अब ये पिघलेगा तो अब इसको पिघल गया तो इसको निकलने के लिए कहीं पर से जगह चाहिए। तो जैसे ही ये देखेगा कि आसपास में कहीं कोई कमजोर भाग है, कोई कमजोर जमीन है, तो वहां से क्या करेगा, ये बाहर निकलेगा, जिससे ज्वालामुखी का रूप लेकर के ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसी की वजह से क्या बनता है, द्वीपीय चाप भी बनते हैं, जिसकी हवाई और आयरलैंड क्या है, ऐसे ही द्वीपीय चाप के उदाहरण हैं। एक सागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट, अधिक घनत्व वाला सागरीय प्लेट, इसमें क्या होता है, एक सागरीय प्लेट होता है, दूसरा महाद्वीपीय प्लेट होता है। तो अधिक घनत्व वाला क्या होता है, अधिक घनत्व वाला सागरीय प्लेट जो होता है, जिसका घनत्व कितना, 3 से 3, और कम घनत्व वाला जो स्थलमंडलीय प्लेट होता है, जिसका घनत्व कितना होता है, 2.7, उसके नीचे चला जाता है। यानी कि सागरीय प्लेट जो होता है वो स्थलीय प्लेट के नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या बनती है, सागरीय खाइयां बनती। कुछ गहराई में जाने के बाद सागरीय प्लेट पिघलने लगती है और बाहर निकलने का प्रयास करती है। खाई से 200 से 250 किलोमीटर दूर किसी ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है, जैसे रॉकीज और एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है, तो सागरीय और ऐसे महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है, जो आपस में एक दूसरे की ओर बढ़ी हैं, जिसके एक दूसरे की ओर टक्कर खाने की वजह से
जिसमें निर्माण होता है, ठीक है, पर्वतों का निर्माण। तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कौन है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन है, तो रॉकीज और एंडीज, ठीक है। अगर क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण दे, ठीक है, तो कौन है, तो रॉकीज और एंडीज कैसे पर्वत है, तो ज्वालामुखी पर्वत है। दो महाद्वीपीय प्लेट क्या होती है, तो दो महाद्वीपीय प्लेट जब एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो प्लेटों के किनारों पर दबाव पड़ने की वजह से क्या होता है कि पदार्थें बहुत ज्यादा सघन प्लेट निर्मित प्लेट जो होती है उसका अंश कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चला जाता है, ठीक है। जिसका घनत्व अधिक है वो कम घनत्व वाले के नीचे चला जाता है। क्योंकि देखिए अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि कम घनत्व वाली जो प्लेट होती है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर भी बताया, भी बता रही हूँ कि कम घनत्व वाली प्लेट जो है वो नीचे क्यों नहीं जाती है, ऊपर अधिक घनत्व वाली प्लेट ही नीचे क्यों जाती है। तो देखिए जिसका घनत्व कम होता है ना वो ऊपर रहता है और जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे रहता है। कुछ क्षेत्र अभिसरण की वजह से क्या होता है, मुड़कर पर्वत के रूप में वलित हो जाती है, नीचे गया हुआ पदार्थ पिघलने लगता है और मैग्मा का रूप ले लेता है। ये मैग्मा रास्ता मिलने के लिए जो होता है वो बाहर आने का प्रयास करता है और इसी का उदाहरण क्या है, हमारा हिमालय पर्वत। अब देखिए यहाँ पे रूपांतरण भ्रंश या संरक्षी किनारा क्या है, तो दो प्लेट क्षैतिज रूप में एक दूसरे के पास से गुजरती है तो वहां पर क्या होता है ना, तो भूकंप, वहां पर उसकी विशेषता क्या है कि वहां पर भूकंप होता है और लेकिन ज्वालामुखी क्रिया जो होती है वो ना के बराबर होती है, क्योंकि वो दोनों प्लेटें जो एक दूसरे को रगड़ कर पार करती हैं, ठीक है। तो रगड़ने की वजह से क्या होता है कि भूकंप आते हैं, ठीक है। तो रूपांतर भ्रंश यही है। अब ये देखिए इसका उदाहरण क्या है, कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियाज भ्रंश प्रणाली, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, रूपांतर भ्रंश का उदाहरण क्या है, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियाज भ्रंश प्रणाली, ठीक है। तो देखिए मुख्य प्लेटें क्या है, तो डिट्स और होल्डन 10 है, WG मॉर्गन के अनुसार 20 प्लेटें हैं और ली पिचॉन ने 6 मुख्य और अनेक गौण प्लेटें बताई। डिटस और होल्डन ने क्या बताया है कि 10 प्लेटें हैं, ठीक है। WG मॉर्गन ने क्या बताया कि 20 प्लेटें और ली पिचॉन ने क्या कहा है कि 6 मुख्य प्लेट है और बाकी सब गौण प्लेट है। जैसे देखिए यहाँ पे एक यूरेशियाई प्लेट है, एक अफ्रीकी प्लेट है, यहाँ पे हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, अमेरिका प्लेट है, ठीक है, काकेसस प्लेट, अफ्रीका प्लेट, यहाँ पे आपका नाज़का प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, यहाँ पे आपका आ गया स्कोबिया प्लेट है, यहाँ आर्कटिक प्लेट आ गया और यहाँ अरब प्लेट है, हिनोनक प्लेट, ईरानी प्लेट है, ठीक है। इस प्रकार से 6 मुख्य प्लेटें हैं और बाकी जो है वो गौण प्लेटें हैं। ये किनके अनुसार है, तो ली पिचॉन के अनुसार है। तो देखिए 6 मुख्य प्लेटें कौन कौन, तो एक तो प्रशांत प्लेट, अमेरिकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है। तो देखिए प्रशांत प्लेट क्या होती है, तो प्रशांत महासागरीय घाटी को घेरे हुए है कौन, तो प्रशांत प्लेट। इसकी गति जो होती है वो उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर, जो प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है वो उत्तर से पश्चिम की ओर गति कर रही है। पूर्वी और दक्षिणी छोर अधिकांशतः फैलती सीमा के है। ये कहाँ पाया जाता है, तो कैलिफोर्निया भाग के नीचे पाया जाता है। ये अधिक सक्रिय रूपांतरण भ्रंश सैन एंड्रियाज इसके नीचे पाया जाता है। अमेरिकी प्लेट क्या है, तो अधिकांशतः दक्षिणी और उत्तर अमेरिका के महाद्वीप स्थल मंडल का 10 सीमाओं और संगमों के साथ साथ मध्य अटलांटिक कटक के पश्चिम में समस्त सागरीय स्थल मंडल पर छाए हुए, कहाँ का है, 10 सीमाओं से, ठीक है। और कहाँ, अटलांटिक कटक के पश्चिम में और पूरा सागरीय स्थल मंडल जो है वो इसी में है। अटलांटिक महासागर जो है उसका पूरा जो है वो कहाँ है, अमेरिकी प्लेट, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर ये गति करती है, ठीक है। इस प्रकार इसकी गति है, ये इस प्रकार से होता है ना, तो पूर्व से पश्चिम बोल रहे हैं, तो ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। तो पूर्व से पश्चिम ये इस साइड गति करती है, इसकी गति इस साइड है, ठीक है। उत्तर और दक्षिण अमेरिकी प्लेट अलग अलग हैं और उनकी सीमा लगभग 15 डिग्री अक्षांश पर है। अब यूरेशियाई प्लेट क्या होती है, तो ये अधिकांशतः महाद्वीपीय स्थल मंडल के रूप में जानी जाती है, ठीक है, और पूर्व और उत्तर की ओर सागरीय स्थल मंडल से घिरी हुई है। इसकी उप प्लेटें हैं पर्सियन प्लेट और चीन प्लेट। सीमा खंडों और तिहरे संगमों की संख्या है 7 और गति किधर करती है, तो पश्चिम से पूर्व, यानी कि ये
इस तरफ गति कर रही है। ठीक है, अफ्रीकी प्लेट, तो संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप और सागरीय स्थलमंडल के भाग को घेरे हुए अफ्रीका प्लेट, और जिसके अंतर्गत मध्य अटलांटिक कटक और चार्ल्स वर्थ कटक के भाग सम्मिलित है। सीमा खंडों और तिहरे संगमों की संख्या है 5, और इसकी उप प्लेट है सोमालियन प्लेट। इसकी गति किधर होती है? तो दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। दक्षिण पश्चिम, देखिए ये पश्चिम हो गया ना, और ये नीचे दक्षिण है, तो ये कुछ इस प्रकार से गति करती है। ठीक है, ये दक्षिण से दक्षिण पश्चिम जा रही है, दक्षिण से पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण हो गया ना, इधर नीचे और इधर पश्चिम है, तो इस प्रकार से गति कर रही है। और उससे किधर जाती? पूर्व की तरफ जाती, इस साइड की तरफ जाती, तो ये तिरछी गति करती है। उसके बाद आता है हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। अधिकांशतः सागरीय स्थलमंडल के भाग को, जिसमें संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया व अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप स्थलमंडल सम्मिलित है, को घेरे हुए। ठीक है, हिंद ऑस्ट्रेलिया प्लेट, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट भी आता है। दक्षिणी भाग में दक्षिण ध्रुवीय प्लेट और पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है। सीमा खंड और तिहरे संगमों की संख्या 5, और इसकी गति है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये गति करती है। अंटार्कटिक प्लेट क्या है? तो ये समस्त दक्षिण ध्रुव महाद्वीपीय स्थलमंडल अंटार्कटिका और घिरे हुए सागरीय स्थलमंडल को घेरे हुए है। सीमा खंड और तिहरे संगमों की संख्या 5 है, और वो अन्य उप प्लेटें जो है वो है नास्का प्लेट, काकेसस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, ईरानियन प्लेट, अरबियन प्लेट, हेलेनिक प्लेट। ठीक है, तो यही था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।